गुड मॉर्निंग। एक पेपर और करते हैं बच्चे सेक्शन ए के लिए, और उसके बाद फिर मैं अगला सेक्शन कवर करूँगा। तो सेक्शन ए हमारा पक्का हो जाएगा। अगर 2-3 हमने पेपर कर लिए, 2 हम कर चुके हैं, तो तीसरा हम कर लेते हैं फटाफट। एक और ही पेपर है प्री बोर्ड का, तो इसके 1 मार्कर फटाफट देखते हैं। क्योंकि जैसे हमने बोला कि अगर हम पैटर्न देखें तो मोस्टली क्या हो रहा है, हमारे पास फर्स्ट 2 चैप्टर से 3 मार्क क्वेश्चन आ रहे हैं, थर्ड और फोर्थ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 3 आ रहे हैं, कैलकुलस से भी 3 आ रहे हैं, और 5 क्वेश्चन वेक्टर 3D से और 2 प्रोबेबिलिटी से। इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और ऐसे ही बन रहा है मोस्टली पेपर्स में। तो बोर्ड में भी ऐसे एक्सपेक्टेड है और प्री बोर्ड में भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन फंक्शन का है कि अ सेट हैज़ 5 एलिमेंट्स, हाउ मेनी इंजेक्टिव फंक्शन यानी 1 to 1 फंक्शन आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू ए। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी सेट के अंदर n एलिमेंट हो तो उसके नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन बनते हैं n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट है। तो 5 फैक्टोरियल यानी 120 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 120 1 to 1 फंक्शन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका और पार्ट, कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। अब ऑन टू के लिए होता है कि कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब हमारी रेंज और कोडोमेन मैच करे। यहाँ पे बेटा कोडोमेन ये होता है ये। तो कोडोमेन दिया हुआ है कि रियल नंबर आ रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं कि वाई की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकता है। बट हमें पता है मॉड तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, यानी मॉड के लिए रेंज जो है यानी वाई की जो वैल्यूज़ होगी वो कहाँ से कहाँ होगी। हम कहेंगे रेंज मतलब वाई की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, यानी हमारी जो रेंज आ रही है वो 0 से इन्फिनिटी आ रही है। और कोडोमेन दे रखा है रियल नंबर, तो रेंज और कोडोमेन मैच नहीं कर रही। तो अगर रेंज और कोडोमेन मैच नहीं करता तो हम कहते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हमें यह बताना था ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो हम कहते हैं इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन फिर से देखिए, ये क्वेश्चन आ गया कि इस रिलेशन आर ट्रांजिटिव। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? अगर आप ध्यान से देखें ये कॉन्जिक्यूटिव पेयर बन रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव पेयर बनने के लिए हमारे पास 1 3 होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो कहेंगे नो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पेयर ऐड करें ताकि ये ट्रांजिटिव बन जाए, तो हम कहेंगे 1 3 ऐड करने पे ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन फिर से रिलेशन फंक्शन में है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आने इससे। यहाँ पे बोला है कि इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू 2 बताओ। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि अगर हमारे पास ए और बी में से कोई भी एलिमेंट 2 हो जाए तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, ए को या बी को किसी को भी 2 मान लेते हैं। तो मैंने आसानी के लिए बी को 2 मान लिया कि भी ए माइनस 2 इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 है। यानी इसका मतलब हो गया कि ए माइनस 2 प्लस माइनस 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मल्टीपल का मतलब ये होगा कोई भी मल्टीपल हो सकता है। और ए जो होगा इस -2 को उधर लेंगे तो 2 + -3m हो गया। अब m की वैल्यू कुछ भी हम पुट करें तो ये सारी a की वैल्यू आ जाएंगी, बट हमें इस बार ये सेट दिया हुआ तो इसके अंदर ही रखना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे m को 0 पुट किया तो a2 आ गया। यानी इसका मतलब है इक्विवेलेंस क्लास जो होगी 2 की, इसको ऐसे डिनोट करते हैं इस सेट के अंदर, क्योंकि ये सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट 2 आ जाएगा। m को 1 पुट करेंगे तो 2 + 3 5 आ जाएगा। m को 2 पुट करेंगे 3 × 2 = 6, 6 × 6 + 2 8 आ जाएगा। और बाकी एलिमेंट अगर m को मैं माइनस भी पुट करता हूँ या प्लस भी पुट करता हूँ, बाकी सब बाहर आ रहे हैं, तो यानी ये 3 एलिमेंट बन जाएंगे। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का और पार्ट देखें। ये कह रहा है कि इज़ द फंक्शन बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होता है जो 1 to 1 और ऑन टू हो। तो क्लियरली ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 पुट करने पे भी 6 आ रहा है और 3 पुट करने पे भी 6 आ रहा है। तो ये नॉट 1 to 1 फंक्शन है। और अगर ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए थे। तो बाइजेक्टिव भी नॉट बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब चलते हैं मैट्रिसेस पे। इसके भी 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो देखिए उसी ऑर्डर पे दिया हुआ है। यहाँ पूछा है कि अगर ए बी 16 आई है तो ए इन्वर्स क्या होगा। तो बहुत ईजी सा कंसेप्ट है कि अगर हमें ए इन्वर्स निकालना है तो हम इस इक्वेशन को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ए रिमूव हो जाए यहाँ से। तो इस साइड 16 आई है तो 60 तो कॉन्स्टेंट है, वो पहले ही हट जाएगा। ये हमारा बन गया आई, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं वो आई बन जाता है। तो आई = B16 ए इन्वर्स हो गया, क्योंकि ए इन्वर्स इंटू आई जो होता है यूँ इसको हम 1 की तरह ट्रीट करते हैं मैट्रिक्स में, तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। यानी बी आ गया हमारे पास
16 ए इनवर्स, और ए इनवर्स आ गया हमारे पास b/16, ए आ गया हमारे पास b/16। तो यहाँ से पूछा ए इनवर्स बताओ, तो कहेंगे हो जाएगा b/16 या 1/16b। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले उसमें भी सैम्पल पर में किया था। 4a की वैल्यू करनी है बात, तो मैंने बताया था आपको 4 सीधा डायरेक्ट नहीं आता, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको 4 लिख देते हैं, जबकि गलत है। 4 के साथ पावर में आएगा ऑर्डर, और इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर आएगा 2। तो यानी हो जाएगा 16 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 दे रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। अगला देखते हैं, इन्वर्स पूछा हुआ है यहाँ पे, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो 2/2 में अगर आपको एक बार ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपके पास ABCD एक मैट्रिक्स ऐसा हो, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं हम, D और A, इन दोनों के आगे माइनस साइन लगा देते हैं, और डिटर्मिनेंट यानी AD माइनस BC से डिवाइड कर देते हैं, AD माइनस BC से डिवाइड कर देते हैं। तो उसी कंसेप्ट से इसका अगर मैं इन्वर्स निकालने की कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो उसी लॉजिक से अगर मैं बात करूँ तो इसका इन्वर्स क्या आएगा कि इन डायगोनल एलिमेंट्स को आप रिवर्स करोगे तो -3 और 7, इन दोनों के आगे माइनस साइन लगाओगे और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है -21 -4 यानी -25। तो ये हमारा इन्वर्स बन जाएगा। तो हमने 2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर लिए, तीसरे पे चलते हैं। यहाँ ही कह रहा है कि ए ट्रांसपोज हमारा 15 है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 15 आ गया। अब चलते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैंने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस पेपर में कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n होता है, तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा 15 की पावर n, और n होता है ऑर्डर, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 की पावर 3। अब चलते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पे। कैलकुलस के हमारे पास 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, देखिए 3 और सी ऑर्डर में दिया हुआ है ना। यहाँ कह रहा है इसको इंटीग्रेट करो। अभी क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टीडियस है, जबकि है नहीं। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें ना लॉग की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ आपके पास। मैं करता हूँ यहाँ पे ना ये पावर जो है लॉग की पावर में चला जाएगा, यानी ये जो क्वेश्चन था -2e की पावर में, ये बन जाएगा log x की पावर -2। कर सकते हैं ऐसे। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है e की पावर log fx इक्वल टू fx होता है। तो उस प्रॉपर्टी से ये e की पावर log x की पावर -2 सिर्फ x की पावर -2 रह जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने अभी हमने कल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज करी थी, उसमें बताया था इंटीग्रेटिव फैक्टर में, और ये डिफरेंशिएशन में भी हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो 1/x² भी कह सकते हैं और x की पावर -2 भी कह सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 का x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, यानी हमारा आंसर आ जाएगा -1/x प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7th का फर्स्ट पार्ट। तो 1 मार्क कर डायरेक्टली एक्सपेक्टेड और फटाफट हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं मॉड का जो है क्वेश्चन। जनरली हम क्या करते हैं, मॉड को ब्रेक करते हैं। तो ये 1 - x का मॉड है, तो हमें पता है ये फंक्शन 1 - x होगा जब x हमारा 1 से छोटा होगा, है ना। 1 से छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। आप देख सकते हो कि जैसे 1 से छोटे में मैंने 0 पुट किया, 1 - 0 पॉजिटिव आ रही है, और 1 - x नेगेटिव होगा, तो जिसको हम x - 1 लिख सकते हैं अगर x 1 से ग्रेटर है, और इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हैं। और हमारी जो रेंज दी है ना वो 1 से छोटी दी है, यानी इस पूरे इंटरवल में हमारा फंक्शन सिर्फ 1 - x ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं -1 से 1 ओनली 1 - x, मॉड को हटा ही दिया। ठीक है, अगर ये -1 to 2 होती तो फिर हम -1 से 1 और 1 से 2 ब्रेक करते हैं, यानी इस इंटरवल में ब्रेक करते हैं। अब 1 - x का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, 1 का इंटीग्रेशन x का x²/2। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे -1 से लेके 1 तक। तो पहले मैंने 1 पुट किया तो 1 - ½ माइनस लो लिमिट पुट किया तो -1 - ½ हाफ तो कट जाएगा, और 1 -1 तो +1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और बचता है कैलकुलस का। देखिए ये कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व निकालो। तो हमें ग्राफ तो वैसे बनाना नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन है कि 1 से 4 तक इसका एरिया निकालो x एक्सिस के साथ। तो हम सीधा 1/x को इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 4। कि एरिया तो यही होता है ना, कर्व को इंटीग्रेट कर देते हैं बिटवीन द गिवन लिमिट्स। तो ये आंसर आ जाएगा log x
और log x में पहले हम 4 पुट कर देंगे, तो log 4 माइनस log 1, तो log 1 हमारा 0 होता है, तो log 4 आंसर आ जाएगा। इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, log 2 का स्क्वायर ले सकते हो, और log की प्रॉपर्टी से इसको 2 log 2 लिख सकते हो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमसे पूछा है कि इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताइए। ऑर्डर में एक ही डेरिवेटिव आ रहा है और वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो हो गया। पर डिग्री के लिए ये एंगल के अंदर डेरिवेटिव आ रहा है, तो एंगल के अंदर जब डेरिवेटिव आता है तो हम कहते हैं डिग्री डज नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डिग्री डज नॉट डिफाइन, पॉसिबल ही नहीं है। अब चलते हैं अगले वाले पे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शो करो ये होमोजीनियस है। फिर से 1 मार्क का मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 मार्क के लिए शो दैट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी हम क्या करते हैं, इसको शो करने के लिए यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं dx/dy, या dy/dx भी निकाल सकते हो। तो जब dx/dy निकालेंगे तो ये टर्म उधर चली जाएगी क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास dx/dy आ जाएगा 2x e⁻x/y माइनस y अपॉन 2y e⁻x/y। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन में x की जगह kx पुट करना है और y की जगह ky, और हमें देखना है कि फंक्शन सेम आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन मान लेते हैं। इस तरह से ये तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसको अगर मैं शो कर दूंगा कि ये इस फंक्शन में अगर मैं शो कर दूंगा ये या तो ये x/y का फंक्शन है या y/x का, तब भी हम होमोजेनियस दिखा सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं आप कि ना, आप क्या करो, इसको x से डिवाइड कर दो। जैसे ही x से डिवाइड कर दोगे या y से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा 2x/y e⁻x/y माइनस 1 अपॉन 2 e⁻x/y। तो ये पूरा फंक्शन x/y की फॉर्म में होगा, तो यस इट इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, नहीं तो आपका दूसरा तरीका भी है कि सेम पुट करके दिखा दो कि फंक्शन सेम आ रहा है। अगले 2 क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, देखें। ओके, अब 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि ना यूनिट वेक्टर निकालना है हमें a प्लस बी की डायरेक्शन में। तो हम पहले ना क्या करते हैं, a प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। a प्लस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, और हमें पता है a प्लस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, यानी ith कंपोनेंट i से ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 3i कैप, फिर jth कंपोनेंट को j से ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -3j कैप, और kth कंपोनेंट को k से ऐड करेंगे तो बन जाएगा -4k कैप। अब कह रहे हैं इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला, यानी ये जो वेक्टर आया है इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना है। तो क्या करेंगे, जो वेक्टर आया है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो यानी 9 और 16, तो आ जाएगा √34। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3i कैप अपॉन √34 -3/√34 j कैप और -4/√34 k कैप। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर निकालते हैं कि कुछ भी आ सकता है। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी निकालने के लिए पूछ सकते थे, तो उस केस में ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते ए को। बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछ सकते थे, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते बी को। तो इस तरह से जिस भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछेंगे तो हमने उस वेक्टर को निकाल के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। और ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे कहें इन दी डायरेक्शन की जगह कह दें ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन में माइनस बाहर लगा देंगे, बाकी सब वही रहेगा। जैसे अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो a प्लस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी करेंगे, और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन है तो माइनस साइन बाहर लगा देंगे। ठीक है, ओके, बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन तो और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए क्या है कि ना, यहाँ पे बोला हुआ है कि x माइनस बी और x प्लस बी 80 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x निकालें, जबकि b यूनिट वेक्टर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका डॉट पढ़ लेते हैं। अभी जैसे बाकी ट्यूटोरियल में भी हमने किया था, जब डॉट पढ़ लेंगे तो x डॉट x बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर माइनस b डॉट x प्लस x डॉट b माइनस b डॉट b यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 80। ये दोनों सेम है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, तो हमारे पास रह गया मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वो यूनिट वेक्टर है इसलिए 1। तो हम कह सकते हैं कि जो x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा वो तो आ जाएगा हमारे पास 81,
और 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ x आ जाएगा हमारे पास 9। प्लस माइनस 9 नहीं आएगा क्योंकि वैसे प्लस माइनस 9 वैल्यू आ सकती थी, बट मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कह रहे हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ए प्लस बी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर गिरा, फिर हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी आ जाएगा। अब प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं, जिस भी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी होती है दूसरे के साथ उन दोनों को डॉट पढ़ लेते हैं। तो ये तो हो गया ए वेक्टर। अब डॉट ए प्लस बी चाहिए तो ऐड कर देते हैं। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, तो 1 + 2 3, 3 + 2 5 और -3। और ऑन भी है, ऑन किसके है, ऑन जिसके ऑन होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। कि हमने निकाला भी था शायद 9, 9 और 25। अच्छा 9, 9 और 25, 18 और 25 हो जाएगा आपके 43। तो ऊपर डॉट पर ले लेते हैं, तो 3 + 10 3 + 10 हो जाएगा 13, 13 + 12 हो जाएगा 25। 25/√43 हमारा आंसर आ जाएगा प्रोजेक्शन। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन करने हैं हमारे, तो 13 पे चलते हैं। डी सी ऑफ ए लाइन विच आर इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने ये कह रहा है कि जो लाइन है तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, यानी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। तो अल्फा बीटा गामा 1 कह रहा है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 में हम हर जगह अल्फा अल्फा पुट कर देंगे, तो हमारे पास 3 कॉस स्क्वायर अल्फा = 1 आ जाएगा, और कॉस अल्फा हमारे पास आ जाएगा +-1/√3। तो हमारे जो डी सी हो जाएंगे वो आ जाएंगे +-1/√3, +-1/√3 और +-1/√3। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है वेक्टर इक्वेशन निकालो। कितना इजी है, बट वेक्टर इक्वेशन में हमने क्या करना होता है इसमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है। कैसे, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है z का, तो पहले इसको कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये लाइन पास कर रही है 5 से, -4 से और 6 से। कहाँ से पास कर रही है लाइन, 5 से, क्योंकि x - x1 होता है, -4 से क्योंकि y -4 लिखेंगे इसको, और 6 से, और इसके डी सी है नीचे, डी आर है नीचे वाले 3, 7 और -2। तो इसकी क्वेश्चन हो जाएगी आर वेक्टर पहले हम वो पॉइंट लिखते हैं जहाँ से लाइन पास कर रही थी, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो 5i - 4j + 6k प्लस हम लिखते हैं लैम्डा टाइम्स डी आर वेक्टर, डी आर का वेक्टर जो बनाते हैं, तो 3i + 7j - 2k। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म डायरेक्टली आ गई। ठीक है, तो 3D के क्वेश्चन सारे पाँचों के पाँचों हमने लिख कर दी सॉल्व। अब 2 क्वेश्चन किसके आएंगे, प्रोबेबिलिटी के, 15 से 16। ये तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। ये कह रहा है कि हमने डाई को फेंका और रेड डाई पे रिजल्टेड नंबर <4 आ रहा है। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा आपको कि अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास 2 डाई हैं, एक मान लेते हैं ब्लैक है और एक रेड डाई है, तो यहाँ कह रहा है रेड डाई पे 4 से लेस नंबर आ रहा है, यानी यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 1, 2 या 3 आ रहा है, और इस पर कोई भी 6 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, यानी 6/6, बट इस पर कोई भी 3 नंबर आ रहे हैं, 3/6, तो 18/36 ये प्रोबेबिलिटी हो गई। यहाँ कह रहे हैं कि सम 8 आना चाहिए। सम 8 कब कब आ सकता है, जब हमारा आ जाएगा 2 और 6, 6 और 2, 3 और 5, 5 और 3 और 4 और 4। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। ठीक है, अब हमें, अगर मैं इसको ए इवेंट मान लूँ, इसको बी इवेंट मान लूँ, तो हमें ए बाई बी निकालना, और ए बाई बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। P ऑफ B मतलब इसकी होने की प्रोबेबिलिटी, यानी अपॉन आ जाएगा 18/36 और ऊपर आ जाएगा कॉमन। अब आपको देखना है इन 5 केसेस के अंदर दूसरी कंडीशन कौन सी होल्ड कर रही है, यानी इस वाली सेकेंड वाली डाई पे 4 से लेस नंबर आए। यहाँ तो 6 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे 5 आ रहा है, नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि ये इस वाली डाई पे 4 से बड़ा नंबर आ रहा है, हमें छोटा चाहिए। तो 2 ही केस फेवरेबल है, तो 2/36 ये कट जाएगा, तो 1/9, क्योंकि 36 से 36 कट गया, 2/18 या 1/9। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ना करके सीधा कहते इसके हमारे पास 18 केस है, इसके 2 केस हैं, तो 2/18 भी कर सकते थे।
और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। हमें पता है एक एक्सपेरिमेंट में टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, यानी इसका सबका सम 1 आएगा। तो हम इसको ऐड कर देंगे और इक्वल टू 1 रख देंगे। तो 1/2 + 1/5 + k = 1, एलसीएम ले लिया, 10 आ गया। 5 + 2 + 10k = 1, ये 10 इधर चला गया, तो 10 में से फिर 7 चले गए, तो 10k आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल, और k की वैल्यू आ जाएगी 3/10। हमसे k की वैल्यू पूछी थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें 16 क्वेश्चन आएंगे, तो हमें पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, तो हम फटाफट क्वेश्चन जैसे ही पेपर आता है हम कर लेते हैं, और 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम होगा उसमें आप इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 5 जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आने हैं 5 मार्कर, वो भी स्कोरिंग है। तो अगले वाले टोटल में हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी फिक्स्ड है कि एक क्वेश्चन आना है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से, एक LPP से और एक 3D से। ये मोस्ट प्रॉब्ली यही रहेगा, अगर बहुत रेयर चांस है कि इसको चेंज हो। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का एक 5 नंबर का क्वेश्चन, एक LPP का ग्राफ बेस्ड, और एक 3D का जिसमें प्लेन या लाइन, ये दोनों का क्वेश्चन आ सकता है और में। तो अगले के ट्यूटोरियल में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।